नमस्कार दोस्तों, मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं भविष्य के सभी इंजीनियर साथियों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 और हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में अध्याय 2 आपका जो है द्रव्य। तो दोस्तों, इस प्रश्नावली को हम लोगों ने बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ा। अब आइए हम लोग इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके गत वर्षों में आए हुए भी प्रश्न हैं और कुछ नए प्रश्न भी हैं। तो चलिए देखते हैं। साथियों, हम सभी का लक्ष्य है अब की बार सबके सपने हों साकार, यानी सबको अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाए और अच्छे अच्छे जगह मिल जाए। तो अपने मन चाहा ब्रांच अगर आपको चाहिए तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, आपको पहला क्वेश्चन दिख गया होगा। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि कौन सी वस्तु है जो द्रव्य नहीं है। कौन सी वस्तु है इसमें जो द्रव्य नहीं है? कोयला, प्रकाश, लकड़ी, कॉपर। तो मेरे दोस्त, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो द्रव्य होती है, द्रव्य के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि द्रव्य वो होते हैं जो जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरते हैं और जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं। तो दोस्तों, अब देखिए, कोयला है, कोयला में क्या भार है? तो भार भी है और ये स्थान भी घेरती है। लकड़ी में भी आपका भार है और स्थान घेरती है। कॉपर में भी भार है और स्थान घेरती है। तो आपके दिमाग में आता है कि अगर ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश हमारा द्रव्य नहीं तो क्या है? तो द्रव्य नहीं है मेरे दोस्त, ये है आपका ऊर्जा। ऊर्जा, एनर्जी, यानी ये ब्रह्मांड की जितनी वस्तुएं हैं वो चाहे कुछ भी हैं, वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई हैं, द्रव्य तथा ऊर्जा। यानी ये आपका द्रव्य नहीं है, ये ऊर्जा है। और ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का तो ना तो भार होता है और ना ही आकार, लेकिन इनका जो अनुभव होता है, इनकी ऊर्जा का प्रभाव है, वो हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं। तो प्रकाश को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसकी गर्मी महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये द्रव्य नहीं ऊर्जा है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि यम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर ऊर्जा होगी। अगर यम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर ऊर्जा कितनी होगी? तो मेरे दोस्त, आइंस्टीन के अनुसार क्या होती है? E बराबर यम सी स्क्वायर। E बराबर यम सी स्क्वायर, ठीक, यम सी स्क्वायर। अब आप क्या करोगे? यम सी स्क्वायर आपको कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी। और आपको बता दूं, जहां यम क्या है, ई आपकी क्या है? उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा है। यम जो द्रव्यमान नष्ट हो गया वो है, नष्ट हुआ द्रव्यमान है। और सी आपका है प्रकाश की वेग। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यह है कि प्रकृति में जो जल है वो किस अवस्था में मिलता है? जो प्रकृति में जल है वो किस अवस्था में आपको मिल रहा है? ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में? तो मेरे दोस्त, प्रकृति में तो गैस हमें ठोस अवस्था में भी मिल रहे हैं, द्रव में भी मिल रहा है और गैस भी मिल रहा है। जैसे देखो, जब अगर हम ठोस की बात करें जल में तो आपको बर्फ मिल जाएगा। अगर हम द्रव की बात करें तो जल आपको मिल जाएगा, ठीक। अगर हम गैस की बात करें तो वाष्प भी आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीजें क्या हैं? तो इसका सही ऑप्शन है सी, ठोस, द्रव तथा गैस। मैं उम्मीद करता हूं यह सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। साथियों, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो मैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से सारी तैयारियां करवा दूंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर आपका 4 की तरफ चलते हैं। ठोस अवस्था में
अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। जो ठोस अवस्था है उसमें अणुओं की गतिज ऊर्जा कैसी होती है? गैस के अणुओं से अधिक, द्रव के अणुओं से अधिक। तो ठोस में क्या होते हैं मेरे दोस्त? ठोस में अणुओं की गतिज ऊर्जा द्रव के अणुओं से कम होती है, क्योंकि जो ठोस के आपके अणु होंगे इनके ये एक ही स्थान पे ये मूव नहीं करते हैं, ये एक ही स्थान पर रहते हैं। तो इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। लेकिन जो द्रव होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित हो जाती है, इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दबा के शेयर करिए और लाइक करिए। और अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतरा आणविक बल, अंतरा अणुक बल अधिक होता है। तो मेरे दोस्त अंतरा अणुक बल क्या होता है कि जो ठोस होते हैं आपके ठोस पदार्थ, इनके अणुओं के बीच में, इनके अणुओं पर अगर हम इसको दबाएं तो इस पर क्या होता है, इनके अणुओं पर जो अंतरा आणविक बल है वो अधिक होता है, द्रव पर कम होता है और गैस में तो और ही कम होता है। तो सबसे ज्यादा किस पर होता है? आपका ठोस। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे दोस्त आपका, आप लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। जिस ताप पर आप लोग देखेंगे, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उस ताप को कहते हैं, तो वो ताप हमारा होता है क्वथनांक। और यही वो ताप है मेरे दोस्त जिस पे जल उबलना प्रारंभ कर जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बेहद धमाकेदार को एक एक क्वेश्चन को उड़ाते जाइए। अब 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर अणुओं की ऊर्जा, तो अगर हम किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते जाएं तो अणुओं के अंदर ऊर्जा वृद्धि हो जाएगी। 7 का ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि जिन पदार्थों का आयतन तो निश्चित होता है, जिन पदार्थों का आयतन तो निश्चित होता है परंतु उनका आकार अनिश्चित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन पदार्थों का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, उन्हें हम द्रव्य कहते हैं। और जिनके आयतन निश्चित होते हैं, आकार भी निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। तो ये जो प्रश्न कहता है उस अनुसार से मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि अंतरा आणविक बल नगण्य होता है। कहाँ होता है अंतरा आणविक बल? तो ठोस में, गैस में, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो आप देखेंगे इसमें जब अंतरा आणविक बल की बात हमने अभी आपको बताया, तो ये सबसे कम किस में होगा? गैस में होगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को कहीं भी इस वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक सीरियल से द्रव्य के जितने भी पार्ट हमने बताया है सारे देखते आए, आपको कहीं भी बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ प्रस्थान करेंगे। निम्न पदार्थ में से ऊर्ध्वपातज है, आपका कौन सा ऊर्ध्वपातज है? सल्फर, नवसादर, बर्फ और कोयला। अगर हम इसमें बात करें तो निम्न में से आपका कौन सा ऊर्ध्वपातज है? तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, नवसादर। नवसादर जो होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका है मेरे दोस्त, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। और ये आपका पॉलिटेक्निक 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। ये इम्पॉर्टेंट भी है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों है। तो दोस्तों क्या होता है, प्रेशर कुकर में जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जल तेजी से उबलने लगता है और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। तो 11 का ए बिल्कुल सही ऑप्शन आपका है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि गैस द्रव अवस्था की वह अवस्था है, द्रव्य की वह अवस्था है जिसके अभी हमने आपको बताया कि जिसके गैस क्या होती है, वह अवस्था होती है जिसमें आयतन अनिश्चित और आकार आपका गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। आपका जो द्रव्य है यानी जो आपका गैस है, गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार, यानी दोनों अनिश्चित होते। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है उसका डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है, निम्न में से उत्फुल्ल पदार्थ है। तो अब आपका ये उत्फुल्ल पदार्थ क्या होता है कि वो क्रिस्टलीय यौगिक जो वायु में रखने पर अपना संपूर्ण अथवा कुछ जो क्रिस्टलीय जल होता है वो वायु को दे देते हैं। और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका 13 का बी। और ये आपका आया हुआ है पॉलिटेक्निक 2008 में, आप इसको इम्पोर्टेंट नोट कर लें। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिना गर्म किए किसी ताप पर गैसों के सतहों से अणुओं के धीरे धीरे मिलने की क्रिया क्या कहलाती है। बिना गर्म किए किसी ताप पर गैस की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है आपका बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी गैस के अणुओं ये आपका हो जाता है वाष्पन। ये बिल्कुल सही आपका रहेगा 14 का सी। अब हम लोग मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। जब द्रव्य पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, तो जब द्रव्य आपका बर्फ पिघल रहा है तो अणुओं की जो स्थितिज ऊर्जा है वो मेरे दोस्त घट रही है। मान लो आपका बर्फ है तो ठोस अवस्था में, जब ये द्रव में रहेगा तो स्थिति मतलब इसकी स्थिति के कारण जो परिवर्तन हो जाए उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और अगर इसकी स्थितिज ऊर्जा घट रही है तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको घुमा के दे दे कि जब बर्फ पिघलती है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा, तो आप कहेंगे बढ़ती है। अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो आप बिल्कुल सही बताएंगे कि घटती है। एक भी आपको गलत नहीं करना है। अब हम लोग मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्या है आपका ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन
ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। क्या क्रिया होती है? गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि, अणुओं के बीच आकर्षण बल, और क्या होता है? ठोस व द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन या अणुओं का स्वतंत्र हो जाना। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, गर्मी पाकर ऊर्ध्वपातन क्या है? गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि। यही 16 का ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये देने वाला हूँ कि जिन साथियों को पीडीएफ नोट चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ से आप लोग निःशुल्क पीडीएफ प्लस फ्री वीडियो निःशुल्क प्राप्त कर पाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है, अपना चैनल है। यहाँ से आपको सारी जानकारियाँ बिल्कुल निःशुल्क में मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आप लोग मन से पढ़ाई करने के लिए शुरू हो जाइए, क्योंकि अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है, अगर पहले पहुंचना है तो सबसे पहले चलना भी तो होगा। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छा कॉलेज प्राप्त करेंगे। दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, गुमराह हो जाते हैं। हम लोगों की दूसरों को ये देखते हैं कि वो कब पढ़ेगा, या अभी तो पढ़ने का सही टाइम नहीं है। तो मेरे दोस्त, यही सही टाइम है। यहीं से आप धीरे धीरे पढ़ाई को स्टार्ट करिए, और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम लोग पहले शुरुआती में कछुए की चाल से चलेंगे, और जैसे हमारी एग्जाम नज़दीक आते जाएगी हमारी चाल खरगोश की तरह बढ़ती जाएगी। फिर ऐसे ऐसे हम एग्जाम को शुरुआती में हम कम मेहनत से धीरे धीरे आराम से सारे चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे। जब हमें रिवीजन करना होगा तो हम सारे चीज़ों को बिल्कुल तेज़ी से पढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहेंगे। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये आपका क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है यौगिकों को प्रदर्शित करता है? आपके पॉलिटेक्निक 2008 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब यौगिक जैसे देखो, शहद और नमक, दूध पानी, शहद पानी, पानी साबुन। तो आप लोग अपने दिमाग में ये यौगिक के बारे में आप लोग देखें कि कौन सा सही होगा। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो शहद नमक नहीं हो सकता, दूध पानी, शहद एवं पानी, तो पानी एवं साबुन, पानी एवं साबुन, ये यौगिकों का युग्म है। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो कह रहा है कि भूगर्भ यानी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु आपका कौन सा है? तो कौन सा है? तो मेरे दोस्त, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, ये आपके ऑप्शन है। तो इनमें से बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम। ठीक, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग 19 की अगर बात करें तो जल में घुलनशील अशुद्धियां इसके क्वथनांक को कम कर देती हैं, क्वथनांक को बढ़ा देती हैं, हिमांक को बढ़ा देती हैं, हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। तो मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तो बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि क्या होगा जब हम जल में कुछ घुलनशील अशुद्धियां होंगी तो ये क्या करेंगी, इसके क्वथनांक को बढ़ा देती हैं। ये क्या करती हैं, क्वथनांक को बढ़ा देती हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि नौशादर और नमक।
क्या है क्वेश्चन आप लोगों का? नौसादर और नमक को पृथक करने के लिए यानी अलग करने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाएगा? क्रिस्टलन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, या ऊर्ध्वपातन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो नमक, नौसादर और नमक को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जाता है या जा सकता है। तो आपका 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। अगला आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से मिश्रण है। मिश्रण है, निम्नलिखित में से मिश्रण कौन कौन सा आपका? यही आपको मिश्रण देखो क्या लेना है। टूथपेस्ट, संगमरमर, लोहा, दूध, सोना, चांदी, चीनी, वायु, जल। अब आपको देखना है कि मिश्रण कौन कौन सा है। मिश्रण कौन कौन सा है? लोहा, चीनी, स्याही, वायु, सोना, दूध, संगमरमर, टूथपेस्ट, दूध, स्याही, वायु, टूथपेस्ट, दूध, जल। तो आपको जो 21 का टूथपेस्ट, दूध, स्याही, वायु, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन क्या नहीं है निम्नलिखित में से? कोयले का जलना, दूध का सड़ना, वाष्प का बनना, या जल का निर्माण। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन आपका नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन आपका नहीं है 22 का सी यानी वाष्प का बनना। क्योंकि कोयले जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम पुनः नहीं प्राप्त करते। जैसे कोयले को हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे जलने के बाद, दूध सड़ गई, और जल का निर्माण तो क्या होगा? वाष्प का बनना, वाष्प से फिर हम जल प्राप्त कर लेंगे। तो यही बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, धातु के बर्तन में रखा दूध किन परिस्थितियों में शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा? जब ढक्कन पर पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त बर्फ रखी जाए, जब दूध के बर्तन को बर्फ की सिल्ली में रखा जाए, जब बर्तन के चारों ओर बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए, या उपयुक्त सभी दशाओं में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कि जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? और आपका आया हुआ क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक 2021 का। सिलिका, कांच, या मैग्नीशियम, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 को आपको देखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका है ये 2006 पॉलिटेक्निक का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, आप इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटेक्निक 2006 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें से निम्नलिखित में से तत्व कौन सा है आपका? सिलिका, कांच, मैग्नीशियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 24 का सी यानी मैग्नीशियम। अंतरा अणुक स्थान अधिक होता है, किसमें होता है? तो ठोस में, द्रव में, या गैस में, या सब में समान। तो सबसे ज्यादा जो अंतरा आणविक स्थान होता है वो गैस में होता है। अगर बात करें अंतरा आणुक बल किसमें सबसे ज्यादा लगेगा, तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये भी आपका 2005 का आया हुआ क्वेश्चन था, जो मैंने आपको बताया कि अंतरा अणुक स्थान अधिक होता है पॉलिटेक्निक 2005 में। तो जितने भी पॉलिटेक्निक में आए हुए क्वेश्चन हैं इनको हम बेहतर तरीके से तैयार रखेंगे, इनके आने की संभावना ज़्यादा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका है मेरे दोस्त, जो आपका होता है कि क्रिस्टलीय ठोस है। 2000 पॉलिटेक्निक 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस है कौन सा है, कांच, प्लास्टिक, रबड़ या शक्कर। क्रिस्टलीय ठोस आपका क्या है? तो क्रिस्टलीय ठोस आपका मेरे दोस्त शक्कर यानी चीनी, शर्करा। ठीक दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जिन साथियों को इस वीडियो की पीडीएफ नोट चाहिए, यानी सारे क्वेश्चन के पीडीएफ नोट चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। वहां से सारे पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलते रहेंगे। इसी के साथ साथियों हम आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।